वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था और फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी। यदि आप चैनल पे नए हैं, ग्रुप में नए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री के फोल्डर को ओपन कीजिए। उसमें ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर को अपलोड कर दिया है, जिसमें बेसिक आपको रिवोल्यूशन और मूवमेंट के बारे में डिफरेंस मैंने बताया है और ये क्यों हुआ, फ्रेंच में ही क्यों हुआ, आखिर कौन से बैकग्राउंड थे, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे जिससे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, वो मैंने बता दिया था। और उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के बुक में जो बेसिक कंसेप्ट थे, उस बेसिक कंसेप्ट को मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद से मैं बताया था व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। आखिर जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, उस फ्रेंच रिवोल्यूशन के पीछे कारण क्या था। कोई भी इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई काज होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। यदि हम उस रीज़न को जान जाएं तो वो जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो इस हम काज को बताए थे, उसमें हमने 4 से 5 पार्ट में काज को समझा था, हमको पढ़ना है। जिसमें हमने पहला काज समझ लिया था इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी वाले हालत आए थे, उसके बारे में हमने देख लिया था। आज इसमें 2 कॉजेज को हम समझेंगे। वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस फोल्डर में जाके आप देखें। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसिव टैक्सेशन एंड सोशल डिस्पैरिटी। एक्सेसिव टैक्सेशन मतलब अत्यधिक कर, एक सीमा से ज़्यादा कर, अत्यधिक कर और सोशल डिस्पैरिटी मतलब सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेसिव टैक्सेशन। अत्यधिक टैक्स क्यों लिया जाता था, फ्रांस में ऐसा क्या था जो अधिक टैक्सेशन लिया जाता था, आइए देखते हैं। कॉमन पीपल अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस। जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, जो वहाँ के आम इंसान थे, आम नागरिक थे, जैसे आप और हम लोग हैं, वो अत्यधिक कर के बर्डन से दबे हुए थे। उन पे इतने ज़्यादा टैक्स, इतने ज़्यादा कर्ज के बोझ थे, वो उससे दब चुके थे। वो कुछ सोच नहीं सकते थे, उससे उबरना चाहते थे लेकिन उबर नहीं पाते थे। उस टैक्सेशन के बर्डन से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अनजस्ट एंड अनरीजनेबल। और जो सिस्टम लागू किया था टैक्सेशन का, वो अन्यायपूर्ण था और अतार्किक था। अन्यायपूर्ण मतलब अनजस्ट, अन्यायपूर्ण, और अनरीजनेबल मतलब अतार्किक। अनजस्ट मतलब क्या, अन्याय। यदि मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोग भारत देश में रह रहे हैं और कानून बन रहा है, तो क्या दोनों लोग के इक्वल रूप से लागू होना चाहिए? क्या दोनों लोगों पे इक्वल रूप से इंप्लीमेंट होना चाहिए? तो रूल तो यही कहता है दोनों लोग पे इक्वल रूप से इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मानते हैं एक बंदा कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, एक बंदा कोई प्रेसिडेंट का रिलेटिव्स है, तो क्या उसके लिए कानून चेंज किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये तो अनजस्ट है, ये आप अन्याय की बात करते हैं, ये आप पक्षपात कर रहे हैं। आप एकदम पक्षपात रहित मामला नहीं, आप भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे टैक्सेशन के सिस्टम थे। वहां पे समाज 3 वर्गों में बांटा हुआ था, आगे मैं बताऊंगा। उन तीनों वर्गों में तीनों वर्गों के अलग अलग छूट मिली थी। सबसे ज्यादा छूट फर्स्ट वर्ग को, उससे थोड़ा सा कम छूट सेकंड वर्ग को, एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोग थे, जो सबसे कॉमन पीपल थे, साधारण वर्ग के इंसान थे, उनको बहुत कम छूट मिले थे। छूट मिले ही नहीं थे, उन्हीं पे सारे टैक्स का बर्डन उन पे लाद दिया गया था। इसलिए कह रहा है टैक्सेशन सिस्टम अनजस्ट था, अन्यायपूर्ण था और अनरीजनेबल, अतार्किक था। ये कौन से तर्क हुई भाई बात, ये कौन सी तर्क हुई? जो मेजॉरिटी में है, जो कॉमन पीपल है, जो मैंगो पीपल है, उन पे आप टैक्सेशन के बर्डन को लादते जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं। चूंकि आप जानते हो वो गरीब है और गरीबी में जी रहे हैं, भुखमरी में जी रहे हैं और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप उन पर टैक्स थोप रहे हैं, टैक्स लाद दे रहे हैं। तो ये अनरीजनेबल और अनजस्ट हुआ था इस प्रकार। एंड अपर क्लास फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्सेस। और जो ऊपर क्लास के फर्स्ट और सेकेंड क्लास के जो लोग थे, फर्स्ट और सेकेंड क्लास के, वो लोग सारे टैक्सेशन से फ्री थे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके साथ अनजस्ट हुआ है ना, हम कह सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे भेदभाव हुआ है। यदि कोई प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, यदि कोई ऑफिसर का लड़का है और मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मैं कॉमन स्टूडेंट्स हूँ, एक कॉमन में इंसान हूँ, कॉमन नागरिक हूँ, यदि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो मैं कहूँगा मेरे साथ अनजस्ट हुआ है। तो कॉमन लोग के साथ अनजस्ट और अनरीजनेबल टाइप का टैक्सेशन सिस्टम वहाँ पे इंप्लीमेंट लागू किया गया था। ठीक है। बर्डन मासेज हुज लाइफ फुल ऑफ माइजरी। जो टैक्सेशन का जो बर्डन था, जो टैक्स का बर्डन था, जो टैक्स का जो भार था, वो किस पे लाता था? मासेस पे था, जो बहुत अधिक लोगों का जो ग्रुप था। और जानते हैं प्रत्येक देश में जो बहुत अधिक जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं, वो गरीब होते हैं। माइनॉरिटी में बहुत कम ही लोग होते हैं। मैं यहाँ पे धर्म पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। मैं एक ऐसे देश में लोगों के रहने की बात कर रहा हूं जहां पे संख्या के आधार पे लोग और सामाजिक हैसियत के आधार पे लोग बटे हुए हैं। हमारे देश में गरीब लोग की संख्या मेजॉरिटी में है और अमीर लोग की संख्या माइनॉरिटी में है। और उस समय फ्रेंच में भी अमीर लोग की संख्या माइनॉरिटी में थी और गरीब लोग की संख्या मेजॉरिटी में थी। तो वही जो मासेस है, मासेस को ही मेजॉरिटी कहते हैं। और यही जो मेजॉरिटी थी उन पे बर्डन, टैक्स का बर्डन उन्हीं पे था। और जिनकी लाइफ, अब जानते हैं जो मेजॉरिटी में होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत समस्याएं होती है। एक एक चीज, एक एक वक्त खाने के लिए अपने जुगाड़ करते हैं, एक एक टाइम अपने दिनचर्या चलाने के लिए, अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए वो सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, फिर भी वो चैन से और सुख की रोटी नहीं खा पाते हैं। तो उन पे टैक्स का बर्डन था। और क्या था, उनकी लाइफ फुल ऑफ माइजरी, उनकी जीवन दुखों से भरे हुए थे, इतने दुखों से भरे हुए थे। और ऊपर से सरकार का टैक्सेशन सिस्टम और खतरनाक, एंड स्टारवेशन और भूखमरी का शिकार हो रहे थे। ये आप भी जानते हैं, आज भी मासेस जो है आज भी गरीब हैं। लॉकडाउन में कई लोग तो भूख के मर गए होंगे, भूख के मारे मर गए होंगे, दवा के मारे मर गए होंगे, पैसे नहीं उनके दवा कराने के लिए। वो मासेस, वो मेजॉरिटी वाले पीपल, और माइजरी और स्टारवेशन एंड ह्यूमिलिएशन और अपमानित लोग, जिनको समाज में कोई सम्मान नहीं दिया जाता। दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। समाज में उनको कोई रिस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखता था, सब कोई डिसरिस्पेक्ट और ह्यूमिलिएट उनको करता, उनको अपमानित करता था। क्यों? क्योंकि वो कॉमन पीपल है, वो मेजॉरिटी में है और थर्ड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे सिस्टम, एक्सेसिव सिस्टम। और एक है एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, और जो सरकार का जो खर्च था, सरकार मतलब राजशाही व्यवस्था, लुई सोलहवा का खर्च था, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था लड़ाई में और अपने फालतू के खर्च में, अय्यासी करने में, लग्जरियस चीजें खर्च करने में। जहां पे 1 रुपये खर्च करना वहां पे 5,000 रुपये खर्च कर रहा था, तो उसमें पैसा खर्च हो रहा था। और लड़ाई दनादन करते जा रहा था, इंग्लैंड से पैसे खर्च होते जा रहे थे। तो टैक्स किस पे ला देगा? मासेस पे ला देगा। और मासेस ऑलरेडी गरीब थे, स्टारवेशन, ह्यूमिलिएशन, माइजरी टाइप, फुल ऑफ देयर लाइफ फुल ऑफ माइजरी, स्टारवेशन एंड ह्यूमिलिएशन। तो प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होती है। तब नहीं जाके ये लोग मासेस ऑफ पीपल, वुमेन एंड वुमेन, दे गैदर्ड इन अ ग्रुप ऑफ 7,000 पीपल एंड दे अटैक ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। सारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग को 7,000 लोग ग्रुप बना के तोड़ देते। तब तो तोड़ते, वैसे कोई भांग पिया है, कोई वाइन पिया है, जाके तोड़ देगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्स टू पे ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेज। और तो और ये मासेस ऑफ पीपल के ऊपर टैक्स लादा गया था। भाई तुमको टैक्स देना है तो टैक्स जबरदस्ती लिया जाता था, उन पे जबरदस्ती लिया था, कंपलसरी था, नहीं दोगे तो हम तुमको टॉर्चर करेंगे। और बहुत उनके साथ टॉर्चर और बुरे से बुरे बर्ताव किए जाते थे, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू पे, इफ दे आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स, यदि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, दे विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। यदि वो पे नहीं कर रहे हैं तो सरकार के लोगों के द्वारा उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ता था। तो ये थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, टाइथ और टाइल। टाइथ और टाइल, टाइथ क्या होता है? लेवाइड बाय द चर्च। टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर होता है, टाइथ एक प्रकार का, टाइथ या टीथ कह लीजिए, एक प्रकार का टाइथ धार्मिक कर होता है जो चर्च के द्वारा लगा होता है खेती और किसानी करने वाले लोगों पे। टाइथ एक प्रकार का कर होता है, धार्मिक कर होता है, एक रिलीजियस टैक्स होता है, एक रिलीजियस टैक्स होता है जो चर्च के द्वारा एग्रीकल्चर खेती किसानी करने वाले लोगों पे लगता था। कभी कभी ये 1/10 यानी 10 कट्ठा तुम्हारे पास खेती है और 10 कट्ठा अगर मान लो 10 कुंटल निकला तो 1 कुंटल तुम चर्च में दोगे, या 4/5, और कहीं कहीं तो 4/5 था, 4/5 था, यानी 5 कट्ठा और 5 कुंटल तुमको गेहूं निकला तो 4 कुंटल तुम चर्च में दोगे, 1 कुंटल अपने पास रखोगे। इतनी अनजस्ट और अनरीजनेबल रूल और अनजस्ट और अनरीजनेबल सिस्टम कहाँ का हो सकता है? सिर्फ फ्रांस का हो सकता है, और लुई 14वां, 15वां और 16वां के शासनकाल में हो सकता है। इसलिए हम फ्रेंच की रिवोल्यूशन की बात करते हैं। लैंड टैक्स, और ये जो मासेस ऑफ पीपल थे उनको लैंड टैक्स देना पड़ता था, रोड टैक्स देना पड़ता था, टोल टैक्स देना पड़ता था, चर्च टैक्स देना पड़ता था, नमक कर देना पड़ता, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, नदी पार कर रहे हैं तो नदी पुल के लिए टैक्स देना पड़ता। वाओ, oh my God, lots of taxes they have to pay for each and every work। प्रत्येक छोटे मोटे काम के लिए उन्हें टैक्स पेड करने पड़ते थे। अब बताइए इतना टैक्स कोई पेड करेगा? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिवोल्ट यार, इसीलिए वो रिवोल्ट करेंगे। और मैं खुद हूँगा, मैं भी प्रॉपर में यदि फ्रेंच में उस समय होता तो मैं खुद रिवोल्ट करता, और कहीं ना कहीं मैं आई विल ट्राई टू बी द मेन लीडर ऑफ दैट रिवोल्यूशन। और मैं कोशिश करता उस रिवोल्यूशन को खुद का मैं नेता बनूँ, खुद उसको लीड करूँगा। क्योंकि इतना शोषण और इतना अपमान और इतना माइजरीफुल लाइफ जीने के बाद कैसे इंसान अपने बारे में सोच सकता है? रिवोल्ट के बारे में ही सोच सकता है, मार काट, संघर्ष, स्ट्रगल और यही सब सोच सकता है। ये थे, मैंने आपको समझाया एक्सेसिव टैक्सेशन, कैसे अत्यधिक टैक्स का रेट कितना तेजी से बढ़ गया था, किस पे बढ़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक असमानता। मैं आपको समझा दूं सामाजिक असमानता क्या होती है। यदि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में
कई टाइप के लोग होते हैं, एक तो बहुत अमीर होंगे, एक बहुत गरीब होंगे, एक बीच वाले होंगे, ये 3 टाइप के लोग होंगे। तो फ्रेंच के भी समाज में, फ्रेंच की भी सोसाइटी में 3 टाइप के लोग थे, एक तो बहुत अमीर थे, एक मिडल वाले थे, एक बहुत गरीब थे, हमारे जैसे और आप जैसे लोग, बहुत गरीब थे हम लोग, ठीक है। और एक थे बहुत हाई क्लास, बहुत एलाइट फैमिली के लोग थे, बहुत एलाइट हो, जैसे मान लीजिए कोई विधायक का बेटा है, कोई एमपी का बेटा है, और कोई एमएलसी का बेटा है, और मान लीजिए हम टाइप लोग मजदूर के बेटे हो गए, या छोटे बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो गए, या दुकानदार शॉपकीपर के बेटे हो गए। एक थे बीच वाले मतलब मान लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइप हो गए, बीच वाले। तो इस प्रकार सोसाइटी बटी हुई थी, कहाँ, फ्रांस में। और जब बताइए अब इस प्रकार की सोसाइटी बटेगी तो असमानताएं, अनइक्वलिटी या डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा? यदि आप समान रूल एंड रेगुलेशन नहीं लागू करेंगे, सब पे समान अपने कानून को नहीं लागू करेंगे, तो तीनों लोगों में कन्फ्लिक्शन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, 2 लोग आप बढ़िया से व्यवहार करते हैं, तीसरे के साथ केवल भेदभाव करेंगे, तो 2 लोग तो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, 2 लोग तो रिवोल्ट नहीं करेंगे। जैसे मानता हूं 3 लोग हैं, एक ए भाई है, एक बी भाई है, एक सी भाई है। यदि मम्मी पापा इन दोनों के साथ भेदभाव न करके सिर्फ इसके साथ भेदभाव करे, तो ये दोनों के अगेंस्ट विरोध करेगा। यदि आप 3 भाई हैं और मम्मी पापा आपको सारा धन आपके तीसरे भाई को ना देके पहले और दूसरे को देते हैं, और तीसरे को 1 भी रुपया नहीं देते हैं, तो तीसरा जाहिर सी बात इन दोनों के अगेंस्ट विरोध करेगा। तो ऐसे समाज में तो ये डिस्पैरिटी हो गई, ये सोशल डिस्पैरिटी हो गई, आपका फैमिली वाला डिस्पैरिटी हो गई, आपकी पारिवारिक असमानता हो गई। तो इसी प्रकार फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको बोलते हैं सोशल डिस्पैरिटी। और ये 17वीं सेंचुरी 1789 17वीं शताब्दी में सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड 3 स्टेट। फ्रेंच का समाज 3 भागों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था फर्स्ट क्लास, और दूसरा वर्ग था सेकंड क्लास, और तीसरा वर्ग था थर्ड क्लास। अब फर्स्ट क्लास कौन कौन आते थे देख लीजिए। फर्स्ट क्लास में क्लेर्जीमैन, पुजारी आते थे, चर्च फादर, पादरी आते थे, कस्टोडियन ऑफ रिलीजन। ये जो पुजारी और कस्टोडियन चर्च फादर होते थे, अपने आप को ये कस्टोडियन मानते थे, धर्म के पुजारी, धर्म के रक्षक मानते थे, धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझते थे, और कहते थे कॉन्साइंस ऑफ मैन, और इंसान क्या सही है क्या गलत है इंसान नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? कस्टोडियन सोचेगा, मतलब चर्च का फादर सोचेगा, और क्लेर्जीमैन सोचेगा क्या सही है और क्या गलत है, तुम लोग नहीं सोचोगे। और इसलिए वो टिकट भी बेचते थे। ये चर्च के जो फादर हैं और जो क्लेर्जीमैन पुजारी हैं, वो टिकट बेचते थे, स्वर्ग और नर्क जाने का टिकट। यदि तुम पैसा दोगे तो हम तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको नर्क में डाल देंगे। इतना भयानक परिस्थितियां थी फ्रेंच में। ये पहले स्तर के लोग थे, देखिए कितने गंदे थे। मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन इन द सोसाइटी, समाज में सबसे रिस्पेक्टेड पीपल थे। पर फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे, समाज में सबसे ज्यादा इज्जत पानी इनको मिलता था, लेकिन नो टैक्स एंड हैव ऑल प्रिविलेज। मैं कह रहा हूं सबसे सम्मानित सबसे रिस्पेक्टेबल इंसान थे फर्स्ट स्टेट्स में, और सबसे ज्यादा पैसा इनके पास था, लेकिन दे हैव नो राइट टू पे द टैक्स। इनको कोई पैसा नहीं देना था, इनको कोई टैक्स नहीं देना था, और सारे इनको जो प्रिविलेज, सारे इनको लाभ होते हैं, सारे लाभ भोग सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप एक भी टैक्स ना दें, और जितना भी सरकार फायदा दे रहा है, सारे फायदा आप उठाएं। ये तो गलत बात है ना। आप टैक्स भी पेड नहीं कर रहे हैं और सरकार के सारे जो स्कीम्स है उस स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। तो ये फर्स्ट स्टेट वाले लोग टैक्स भी नहीं पेड करते थे, और जितने भी स्कीम्स, जितने भी मतलब फायदा हैं, जितने भी इज्जत मिलना चाहिए, जितने भी मतलब चीज़ें, सारी चीज़ें इनको मिल जाती थी। तो ये ऐसा था फर्स्ट समाज। और माइनॉरिटी इन ग्रुप्स, और इनकी संख्या बहुत कम थी, माइनॉरिटी थे, ये अल्पमत में थे, फिर भी इतना इनको सम्मान था। नो टैक्स और कोई प्रिविलेज नहीं मिलता था, ठीक है, सारी प्रिविलेज मिलता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इससे बुरा अब क्या हो सकता है? दूसरे ग्रुप देख लीजिए। दूसरे ग्रुप में लैंडलॉर्ड्स थे, महाजन थे, मैन ऑफ नोबल बर्थ, और थोड़ा सा सम्मानजनीय लोग थे, सम्मानजनक, और एरिस्टोक्रेट, और जो राजा के भवन में, राजा के महल में, राजा के किले में जो लोग काम करते थे, वो लोग थे, ठीक है। आल्सो शेयर्ड मोस्ट ऑफ द प्रिविलेज, ये भी इनको बहुत सम्मान मिलता था। इनको भी राजा द्वारा दी गई तमाम सारी फैसिलिटीज मिलती थी, तमाम सारी फैसिलिटीज इनको मिलती थी। किसको? सेकंड क्लास में जो थे लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड द अरिस्टोक्रेट्स, दे गेट लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज थ्रू द या बाय द किंग, बाय द लुई 16, लुई 14, लुई 16, लुई 14 जो भी आए थे, इनको बहुत सारी प्रिविलेज देते थे, और इनका सारा का सारा ये फायदा उठाते थे। बट दे हैव नो राइट टू पे, इनको भी टैक्स देने का अधिकार नहीं था, ये भी टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि ये सेकंड क्लास में आते हैं। बट माइनॉरिटी इन ग्रुप, लेकिन इनका भी संख्या माइनॉरिटी था, अल्पमत में थे। अब ये कहाँ के हैं भाई? एक तो संख्या में तुम कम हो, आप पैसा भी सबसे ज्यादा रखे हो, और तुमको सारी सम्मान भी मिल रही है, लेकिन तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। ये गलत बात है। ये गलत बात फर्स्ट और सेकंड स्टेट के साथ हो रहा था। और तीसरा स्टेट था भास्ट एंड मैसिव मासेस, बहुत बड़े तादाद में, भयंकर संख्या इनकी थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ कॉमन पीपल, और आम लोगों की ये एक ग्रुप और असंख्य लोग थे। और कौन थे ये? लैंडलेस पीजेंट,
और भूमिहीन किसान थे, जिनके पास भूमि नहीं थी खेती करने के लिए। एंड पीटी पीजेंट्स, और छोटे दीनहीन दुखी मजबूर और मजदूर किसान थे। और आर्टिसन, छोटे छोटे उद्योग करने वाले कलाकार थे। मेजन, राजगीर मिस्त्री थे। क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार थे। और क्या है, मैन्युफैक्चरर्स, थोड़े छोटे मोटे उद्योगपति थे। व्यापारीगण थे, छोटे छोटे मर्चेंट थे, व्यापारीगण थे। ये थे थर्ड स्टेट वाले। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जितनी भी जरूरतों की जो सामानें होती हैं, जितनी भी उनके फैसिलिटी की जो सामानें उस जमाने में होती थी, ये फर्स्ट और सेकंड वाली स्टेट के लिए थर्ड वाली स्टेट ये काम करते थे। ठीक है, ये दोनों को जिंदा रखते थे, ये थर्ड वाली स्टेट। और इन्हीं को सबसे ज्यादा टैक्स देना होता था। पूरे टैक्स इन्हीं के ऊपर लादा गया था। इनको तो टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता था, इनको भी नहीं देना पड़ता था। यही सबसे ज्यादा टैक्स देते थे, क्योंकि मासेज इन ग्रुप बहुत संख्या में असंख्य हैं, और यही टैक्स देते थे क्योंकि मेजॉरिटी इन ग्रुप में थे। अब बताइए, मैं कहता हूं अगर आपके समाज में 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में 20 लोग बहुत अमीर हैं, 20 लोग के पास सारी संपत्ति है, 20 लोग सारे मजे ले रहे हैं, सारे फैसिलिटीज इनको मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार में पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 80 लोग चूतिया हैं, 80 लोग एकदम कबाड़ हैं, 80 लोग को शोषण किया जा रहा है। तो 80 लोग के अंदर जब आग फूटेगा, 80 लोग के अंदर जब वल्केनो जब इरप्ट होगा, तो 80 लोग क्या करेंगे? इन 20 लोग का पूजा करेंगे, इन 20 लोग का चेहरा देखेंगे, भाई अब तुम बेटर हो, तुम हमसे फायदा उठा रहे हो? नहीं, 80 लोग लतियाएंगे 20 को, और वही लतियाते हैं 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में लतियाते हैं। तो ये थे एक्सेसिव टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा कर्ज लीजिए, बहुत ज़्यादा आप टैक्स जब बढ़ा दीजिएगा तो ऐसे तमाम सारी दिक्कतें पैदा होंगी। और जब सोशल डिस्पैरिटी और आपके समाज में इतनी सारी असमानताएं, डिस्पैरिटी जब होंगी, तो जाहिर से बात है इस डिस्पैरिटी का कोई ना कोई तो फुलफिल करने वाला चाहिए। तो यही मासेस ऑफ पीपल, जो मेजॉरिटी में जो थे, तीसरे वर्ग के लोग, थर्ड स्टेट के लोग, यही दिखाते हैं अपना एक्शन। और जब एक्शन दिखाते हैं तो खत्म हो जाते हैं दोनों लोग। तब जाके एक समाज में, फ्रेंच में एक रेवोल्यूशन आता है, तब फ्रेंच का समाज सुधरता है। तो गाइज, आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या आप एक ही बार सारा पढ़ना चाहते हैं या छोटे छोटे पार्ट में करके, ताकि आपको डिटेल में समझ सकें? और छोटे पार्ट में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं काफ़ी कम ही टाइम में आपको सिलेबस और लेक्चर बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं छोटा पढ़ना तो आप कमेंट करें, नहीं तो डिटेल में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा क्लास 10th बोर्ड के लिए, जो कि बहुत बेटर होने वाला है। उम्मीद करते हैं गाइज आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देख के नोट्स बनाएं। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।